नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 18 मई 2018 शुक्रवार। मैं हूं करदम रावल। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो वीडियो कोर्स है जो 13 मई को लॉन्च हो चुका है, जो जनरल स्टडीज के 8 सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन के 8 सब्जेक्ट्स के हम वीडियो कोर्स लॉन्च करने वाले थे। तो हमने 13 मई से लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पे हमने प्राइस रखी है 9,999, लेकिन पहले 2000 एस्पिरेंट को हम ये कोर्स प्रोवाइड कराएंगे 4,999 रुपीज में। इसकी वैलिडिटी 2019 के मेंस एग्जाम तक की है और वीडियो और पीडीएफ के लिए आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। इसके अलावा आप कोई भी क्वेरी भी हो तो भी आप 1-to-1 कॉल के अंदर क्वेरीज का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन या फिर किसी भी और प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट के अंदर जा सकते हैं। वहां पे आपको यहाँ पे नंबर भी दिए गए हैं, तो आप नंबर पे कॉल करके भी क्वेरी रेज कर सकते हैं और कुछ भी आपको समस्या हो तो यहाँ से असिस्टेंस मिलेगा। और जो ये सारे टॉपिक्स है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कोर्स को डिजाइन किया गया है। और जो वीडियोस अपलोड होंगे वो डे टू डे शेड्यूल के हिसाब से होंगे। तो ये जानकारी भी आपको वेबसाइट से शेड्यूल के अंदर मिलेगी, कोर्स के टैब के अंदर। तो आप हमें इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो रोड मैप रहेगा वो इस तरह से होगा कि पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर फन फैक्ट वाली स्लाइड में मिलेगा। जिन्होंने आंसर दिया है उनका नाम भी वहां पे मौजूद है। उसके बाद हम 2 आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालेंगे जो काफी डिस्कसेबल है। मेकिंग लाइफ इजियर फॉर स्मॉल सेवर्स, जो स्मॉल सेवर्स है उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। और द ईस्ट एशियन रिसेट, तो ईस्ट एशिया के अंदर इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया। तो स्पेसिफिकली इस आर्टिकल के अंदर जापान और चाइना की बात हो रही है। तो क्या दोनों के बीच में क्या चल रहा है और क्या दोनों एक दूसरे से अपेक्षाएं रख रहे हैं, उसके ऊपर ये आर्टिकल है, जरूर से डिस्कस करेंगे। पूरे डिस्कशन और एनालिसिस के बाद में अंत में आपको मिलेगी वोकैबुलरीज, जो आपकी राइटिंग स्किल्स को इनहांस करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो पहला जो आर्टिकल है, आर्किटेक्ट ऑफ द मैंडेट, अ लेसन From Karnataka, the parties opposed to the BJP must work together from the word go। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि वहां पे कर्नाटका में जो 12 तारीख को इलेक्शंस हुए हैं उनके रिजल्ट्स कुछ इस तरह से निकल के आए थे कि बीजेपी के पास 104 सीटें थी और जो अलायंस पार्टी थी, कांग्रेस, जेडी और जो इंडिविजुअल, वो लोग अगर एक साथ मिलते थे तो 118 सीट्स बनती थी। लेकिन बात होती है यहाँ पे गवर्नर के हाथ में राइट होता है कि वो किन को इनविटेशन भेजते हैं। तो इन्होंने इनविटेशन वहां के गवर्नर ने भेजा था बीजेपी को कि आप आइए, मेजोरिटी प्रूव करें और यहाँ पे सरकार बनाए। तो वहां पे बीजेपी के ही इंडिविजुअल को अभी सीएम बनाने के लिए उन्होंने प्रमोट कर दिया है और गवर्नर ने भी इनविटेशन बीजेपी को दी है। तो यहाँ पे जो राइटर है गोपाल कृष्ण गांधी, वो अपोज करते हैं कि ये गलत हो रहा है। आपने जो गवर्नर की ही अगर बात की जाए तो गवर्नर ने जो गोवा के अंदर, मणिपुर के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे तो वहां पे जो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर सकती थी, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक के ऊपर जो पार्टीज आती थी उनको इनवाइट किया था कि आप आइए। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक पे कांग्रेस, जेडीयू और जो 2 इंडिविजुअल कैंडिडेट थे वो बना सकते थे गवर्नमेंट। लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्हीं के सपोर्टिंग गवर्नर है वहां पे। तो यहाँ पे उन्होंने फिर से बीजेपी को ही सपोर्ट किया और उनको बोला है कि आप आइए और गवर्नमेंट बना के दिखाइए, मेजोरिटी प्रूव करें। ताकि इससे होगा क्या, इससे हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी। हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी का मतलब है जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरी पार्टीज के, उनकी खरीद और बेच बढ़ेगी। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट ऐसी एक्टिविटीज करती रही है। और यहाँ पे जो उनकी 4 सीटें, 104 सीटें थी, तो मेजोरिटी प्रूव करने के लिए इनको 10 सीटें और चाहिए थी, 8 से 10 सीटें। तो वो इस तरह से फिर से हॉर्स ट्रेडिंग करके अपनी सरकार बनाएंगे, जो एक डेमोक्रेसी के लिए एक खतरे की और गलत बात है। तो यहाँ पे राइटर क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये आर्टिकल का हमने ओवरव्यू ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ये आर्टिकल पॉलिटिकल होने की वजह से हमारे लिए एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुद्दा हमने देख लिया है कि क्या बात है।
दूसरा जो आर्टिकल निकल के आता है द ईस्ट एशियन रिसेट, तो यहाँ पे आफ्टर इयर्स ऑफ मिसट्रस्ट चाइना रीचेस आउट टू जापान विथ हाई लेवल विजिट। तो यहाँ पे चाइना की जो विजिट हुई है वहाँ के प्रीमियर की जापान के अंतर्गत, तो यहाँ पे चाइना को क्या बेनिफिट्स हुए हैं, चाइना की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी और जापान क्या एडवांटेज चाहता है चाइना से। तो पहले तो देखें तो जापान है वो यूएसए की तरफ झुका हुआ है, लेकिन यूएसए का जो रवैया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं अमेरिका फर्स्ट बाकी सब चीज़ें बाद में। तो यहाँ पे उससे जापान को काफ़ी सारी समस्याएं का सामना करना पड़ा है। तो चाइना की ओर अभी जापान झुकता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जापान चाहता है कि कोरिया की जो अभी पीस एग्रीमेंट होने वाले हैं पेनिनसुलर रीजन के अंदर, तो वहाँ पर भी हमें प्रमोट करे चाइना। तो इस तरह की कुछ उम्मीदें लेके जापान चाइना के साथ हाथ मिला रहा है। तो इसके ऊपर पल्लवी अय्यर ने एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा है जो इंटरनेशनल रिलेशन के व्यू पॉइंट से हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके ऊपर डिटेल से एनालाइज करेंगे। तीसरा और जो चौथा आर्टिकल है वो है आर्बिट्ररी कैप्रिशियस। तो यहाँ पे द गवर्नर हैज बैंक्ड नॉट सो मच ऑन द काउंट द बीजेपी हैड एज व्हाट इट कुड इंजीनियर। तो फिर से ये कर्नाटका के इलेक्शन के बारे में है कि गवर्नर ने किस साइड से यूनियन गवर्नमेंट में जो बीजेपी चल रही है तो बीजेपी का ही सपोर्ट किया है। और यहाँ पे कुछ ऐसी भी बात हुई है कि भाई बीएस येदियुरप्पा ने वहाँ पे सीएम के पद के लिए दावेदारी जो रखी थी उनको भी सीएम इंटरनली तो डिस्क्लोज कर दिया है कि वही सीएम बनेंगे। न्यूज़ में भी यही बात चल रही है। तो गवर्नर के ऊपर क्लेम किए जा रहे हैं कि गवर्नर पास्ट के अंदर बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे मिस्टर वजूभाई वाड़ा, जो बिलोंग करते हैं गुजरात से, और जो गुजरात है वो बीजेपी का एक तरह से कैपिटल माना जा रहा है। तो उन्होंने फिर से बीजेपी की साइड ली है। तो इसके ऊपर यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर भी गवर्नर के ऊपर क्लेम किए गए हैं। और जो चीज सामने आई है कर्नाटका के इलेक्शन के बाद कि किस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने का ऑप्शन दिया गया है, उसी के ऊपर क्लेम किया गया है। तो पॉलिटिकल होने की वजह से इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, बस ओवरव्यू ले लिया है। यहाँ पे जो फोर्थ आर्टिकल निकल के आता है ग्रोइंग सिटीज, तो यहाँ पे अ फ्रेश लुक एट अर्बन गवर्नेंस इज नेसेसरी एज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया पिक्स अप पेस। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई आज की तारीख में 34% ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर जो अर्बन एरियाज में रहती है। तो वहाँ पे अगर 2015 का प्रिडिक्शन किया जाए तो वहाँ पे 50% से ज़्यादा या फिर 52.8% पॉपुलेशन जो होगी वो मेट्रो सिटीज़ की ओर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या समस्याएं होगी जो अगर विलेज एरिया से लोग मेट्रो सिटीज़ के अंदर आके रहने लगेंगे, तो जो पॉल्यूशन है, रहने की समस्याएं है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। नो डाउट गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं कि 2022 तक काफ़ी सारे लोगों को हमको आवास पहुंचाना है, उन लोगों के लिए घर बनाने हैं, फ्लैट्स बनाने हैं, उनके अंदर लोगों को घर काफ़ी कम और सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर उनको पहुंचाने हैं। लेकिन क्या हो सकता है इसकी एडवर्स इफेक्ट, इसके ऊपर नज़र डालते हैं। और आर्टिकल के अंदर कहते हैं कि भाई चाइना देखिए, नाइजीरिया देखिए, इंडिया, इन सारे देशों में काफ़ी बढ़ती पॉपुलेशन है। और इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ और निकल के आती है कि भाई दिल्ली जो होगा वो सबसे ऐसा सिटी हो जाएगा वर्ल्ड के अंदर कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी दिल्ली हो जाएगा। हिंदुस्तान का कैपिटल भी है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू के कारण दिल्ली में रहते हैं। तो ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है इंडिया के अंदर इतनी भारी तादाद में, इसके ऊपर विचार करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा इस आर्टिकल के अंदर कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसी बड़ी खबर आती है इन तरह की मुद्दों के ऊपर तो ज़रूर से इसको एनालाइज करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट रही तो एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि अगर डायनामिक टॉपिक्स में ये कवर होता होगा तो। पिछले एडिटोरियल में जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि भाई आर्टिकल 48A और 51AG कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, तो जो 42 अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सबसे बड़ा अमेंडमेंट माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 भी माना जाता है। तो वहाँ पे 48A और 51AG को इंक्लूड किया था। करेक्ट आंसर हमें दिया है मिस्टर राजेश कुमार ने, जो हमारे व्यूअर भी है। आपका भी आंसर अगर सही रहा तो हम
हम आपका आंसर भी यस्टरडे आंसर के साथ फन फैक्ट वाली साइड में जरूर से लिखेंगे। तो जो आज का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, हु वाज द फर्स्ट चाइनीज विजिटर हु विजिटेड टू इंडिया। तो आंसर देने के समय ऐसा याद रखिए कि ये हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार कौन विजिट किया था ये नहीं बताना है, लेकिन इतिहास के पन्नों में ऐसा कौन सा नाम है जो चाइना से इंडिया में पहली बार विजिट करने को आया था। तो आपको अगर पता है तो कमेंट में आंसर लिखिए, तो आपका आंसर हम यहाँ पे जरूर से ऐड ऑन करेंगे, आंसर के साथ आपका नाम भी होगा। जो फन फैक्ट है वो है जापान के ऊपर, क्योंकि आज जापान के ऊपर एक कन्वर्जेशन होने वाली है। तो द जापान्स मोनार्की इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस हेरिडिटरी मोनार्की इन द वर्ल्ड। पहले तो आपको ये एक और चीज पता चल गई कि मोनार्की तो काफी सारी है, लेकिन जापान की ओल्डेस्ट मानी जाती है और कंटिन्यूअस हेरिडिटरी भी मानी जाती है। द इंपीरियल हाउस रिकॉग्नाइज 125 मोनार्क्स बिगिनिंग with the emperor Jimmu and continuing up to the current emperor अकीहितो, उसको किंजो के नाम से भी जाना जाता है। तो 125 मोनार्कीज देखने को मिली। तो शुरुआत होती थी जीमो से, एम्परर थे जो, और उसके बाद अभी अंत में जो कंटिन्यूएंट भी है, करंट भी है, अकीहितो, जो किंजू के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपका आंसर जरूर से बताइएगा कमेंट के अंदर। तो पहली जो आर्टिकल है उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो डिस्कसेबल आर्टिकल था, मेकिंग लाइफ इजियर फॉर स्मॉल सेवर। जो छोटे छोटे जो मीडियम वर्ग है भारत के अंदर और जो गरीब वर्ग है वो काफी सारी छोटी छोटी बचत करके, जो सेविंग्स करके अपने फ्यूचर के लिए कुछ करने के लिए एक्टिविटीज करते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने फरवरी 2018 के अंदर एक चीज लेके आई कि भाई हमें कुछ स्मॉल सेवर की लाइफ को बेनिफिट मिले, इस तरह की एक्टिविटीज करनी है। तो जो गर्ल चाइल्ड है और जो सीनियर सिटीजन है उसको फोकस में रखते हुए काफी सारी जो अलग अलग स्कीम्स चल रही थी उसको मर्ज करने का और एक नई स्कीम लाने का, एक नया एक्ट लाने का एक व्यू पॉइंट रखा था। तो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट बनाया और उसके अंदर जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 है, जिसको हम पीपीएफ से के नाम से भी जानते हैं, उसको, और द गवर्नमेंट सेविंग बैंक ऑफ 1873 और इसके अलावा द गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट ऑफ 1959, तीनों को मर्ज करके ले लिया है गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट के ऊपर। तो इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि गवर्नमेंट सेविंग एक्ट के अंदर किन किन एक्ट और किन किन एक्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हो सकता है आंसर ए, बी, सी और डी के अंदर 3 हो कि हाँ भाई 1, 2 और 3 को इंक्लूड किया है, 4th वाले को नहीं किया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट है उसके अंदर 3 चीजों को इंक्लूड करके मर्ज कर दिया गया है। और यहाँ पे एक और खास चीज ये है कि जो मर्जर हुआ है इसके अंदर जो तीनों इंडिविजुअल स्कीम्स और एक्ट के अंदर जो बेनिफिट मिलते थे उसको नलीफाई नहीं किया जाएगा, बल्कि जो बेनिफिट्स थे वो कायम रहेंगे और सबको मिलेंगे। जो मेन ऑब्जेक्टिव है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का वो ये है कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हो वो इजियर हो और जो डिपोजिटर हो इस एक्ट के तहत वो तीनों स्कीम के अलग अलग जगहों पे जाने की और उन सारी एक्टिविटीज को मैनेज की जरूरत नहीं है मैनेज करने की, यहाँ पे एक ही जगह पे सारी चीजें हो जाएगी। तो जो नया एक्ट है उसके नए सारे बेनिफिट्स भी है। तो पहले क्या होता था, पीपीएफ के अंतर्गत ये होता था कि कोई इंडिविजुअल अगर बंद करवाना चाहता है अपना अकाउंट तो वो बंद नहीं करवा सकता था, और जो फाइनेंशियल ईयर 5 फाइनेंशियल ईयर यानी कि 25 सालों तक आपको कंटिन्यूअसली वहां पे कनेक्टेड रहना पड़ता था। तो वो कनेक्ट अभी इतना जरूरी नहीं है कि आपको 5 फाइनेंशियल ईयर यानी कि 25 सालों तक अगर आप अकाउंट क्लोज ही ना कर पाए अंडर दिस नई गवर्नमेंट स्कीम जिसको बोलेंगे गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशनल एक्ट के तहत आई हुई। इसके अलावा जो ये प्रपोज्ड एक्ट है उसके अंदर आप अकाउंट बंद भी करवा सकते हैं और अलग अलग स्विच ओवर भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक स्कीम नोटिफिकेशन भी अवेलेबल होंगी और काफ़ी सारी नई प्रोविजंस भी होंगी। जो लोग एसएसएस के अंदर इन्वेस्ट करते थे उनके अंदर क्या होगा कि गार्डियंस इन्वेस्ट करते थे माइनर्स के लिए, यानी कि जो कोई इंडिविजुअल जो कोई पेरेंट है उनके बच्चे हैं वो 18 साल के कम के हैं तो उनके लिए अगर सेविंग्स हो रही है तो यहाँ पे जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो काफ़ी गार्डियंस के लिए बहुत ही क्लियर और नोटिफाइड होगी। और यहाँ पे माइनर कई अपने अकाउंट के अंदर खुद से पैसे डाल सकता था। तो इस तरह की प्रोविजन पहले नहीं थी, लेकिन क्लियर प्रोविजन नहीं थी, लेकिन अब है। और इसके अलावा जो
सेविंग है उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह के राइट्स चिल्ड्रन को दिए गए हैं। और यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दी गई है कि अगर माइनर के साथ कुछ होता है या फिर गार्डियन के साथ कुछ होता है तो पैसे का क्या होगा। तो अगर कोई माइनर जो है वो न करे बल्कि गुजर जाता है तो उसका जो पैसा है और उसके जो नॉमिनी भी कोई यहाँ पे अपॉइंट किए नहीं है तो उनके गार्डियंस को ये पैसा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे क्लियर प्रोविजन दी गई है कि अगर कोई इंडिविजुअल फिजिकली इनफर्म है या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, यानी कि कोई बीमार है या फिर अपंग है यानी कि विकलांग हैंडीकैप है, तो उनके लिए, और जो किसी की इंडिविजुअल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनके हिसाब से भी उनके अकाउंट को कौन ऑपरेट कर सकता है और कौन वहां पे डिपॉजिट कर सकता है और उनके पैसे को किस तरह से विड्रॉ भी किया जा सकता है, उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। और जो एग्जिस्टिंग एक्ट था उसके अंदर जो सिचुएशंस थी कि अगर डिपॉजिटर जो है जो पैसे डिपॉजिट करता है वो गुजर जाते हैं तो पैसा किनको मिलेगा, तो ऑब्वियसली नॉमिनेशन के अंदर जिनके नाम होंगे उनको दिया जाएगा और जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो भी नॉमिनी को प्रोवाइड की जाएगी। द प्रपोज्ड लॉ हैज क्लियरली आइडेंटिफाइड द राइट ऑफ नॉमिनीज। तो यहाँ पे पहले एम्बिग्विटी हुआ करती थी नॉमिनीज के राइट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे क्लियर स्पेसिफिकेशन दिया गया है। तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स चेंजेस लाए हैं, प्रोविजंस भी काफ़ी क्लियर किए गए हैं, माइनर्स को और चिल्ड्रंस को हेल्पफुल होता हुआ ये एक नया एक्ट बनाया गया है। और जो बच्चे और बूढ़े हैं, स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड जो माइनर है उनके लिए, और जो सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल एक्ट रहा है। और जो मर्जर हुए उससे भी बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि जो पिछले मर्जर के पहले के जो एक्ट थे उसके राइट्स यहाँ पे छीने नहीं गए हैं। दूसरा जो डिस्कसेबल आर्टिकल निकल के आता है वो है ईस्ट एशियन रिसेट। तो यहाँ पे जो चाइना और जापान के बीच में पहले से जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो यहाँ पे कुछ समझौते निकल के आए हैं कि पहले क्या था, जब आज़ाद हुए थे हम और चाइना आसपास के चाइना जब हम आज़ाद हुए थे उस समय की सिचुएशन ये थी कि चाइना की जीडीपी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी और जो अमेरिका था वो काफ़ी एंटी चाइना था और चाइना भी एंटी अमेरिका था, और जो जापान था वो काफ़ी अमेरिका की ओर झुका हुआ था। तो यहाँ पे जापान झुका हुआ था, इसका एक रीज़न ये भी है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसको अमेरिका रिग्रेट करता था और जापान की हेल्प करता था, और काफ़ी समय से जापान की और अमेरिका की ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही थी। तो यहाँ पे जो अभी की सिचुएशन निकल के आई वो ये है कि जापान चाइना की ओर झुकता नजर आ रहा है। तो इसके पीछे क्या क्या नजरिए है वो हम देखेंगे। पहली बात को जो रिसेट चल रहा है, अभी डिप्लोमेटिक रिसेट चल रहा है एशिया के अंदर, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो हेजीमोन चाइना है वहां पे रीजनल स्प्रिंग तो हुआ है कि पहले बात कर रही है कि भाई इंडिया क्या था, पहले चाइना का एक राइवल था, लेकिन अभी कुछ रिजल्ट्स ऐसे निकल के आए हैं कि दोनों एक साथ म्यूचुअली बैठ के बायलैटरल रिलेशन सुधार रहे हैं। लेकिन उसी तरह से देखें तो चाइना और जापान भी ऐसी एक्टिविटीज करना चाहता है कि दोनों एक दूसरों के साथ रिलेशंस बढ़ाना चाहते हैं। और जो जापान है वो चाइना की शरण में गया है तो चाइना फूला नहीं समा रहा है कि जापान जैसी बड़ी इकोनॉमी भी हमारे पास जियोपॉलिटिकल क्वेश्चंस लेके आती है। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या निकल के आने वाली है और किस लिए जापान यहाँ पे झुक रहा है। तो पहले विजिट की बात कर लेते हैं। चाइनीज प्रीमियर जो है लाइक कियांग, तो उन्होंने जापान की 3 दिन की विजिट ली है और ये उन्होंने जापान में टोक्यो में जो विजिट की है वो उनके ऑफिस संभालने के 5 साल के बाद की ऐसी पहली विजिट है। और यहाँ पे टॉप लेवल की बायलैटरल विजिट मानी जा रही है। और यहाँ पे जो रिलेशन है दोनों कंट्री के बीच में जो 2012 के अंदर डिस्प्यूट हुए थे एक आइलैंड को लेके, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद की ये सबसे बड़ी विजिट है और चाइनीज प्रीमियर वहां गए हैं और टोक्यो के अंदर विजिट हुई है शिंजो आबे के साथ में, चाइनीज जो प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ में। इसके अलावा जो सितंबर के अंदर जो विजिट हुई थी कि फर्स्ट जापानीज लीडर थे वो 15 साल के बाद पहली बार चाइनीज एम्बेसी जो शिंजो आबे है उन्होंने पहली बार 15 सालों के बाद कहीं किसी चाइनीज एम्बेसी की जो एनुअल नेशनल डे सेलिब्रेशन होती है टोक्यो उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और उससे पहले शिंजो आबे की और जिनपिंग की एक साइडलाइन मीटिंग हुई थी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट वियतनाम के अंतर्गत। तो यहाँ पे चाइना और जो जापान थे वो एक दूसरे से डिस्टेंस बनाने की काफी सारी कोशिश हमेशा से करते रहते थे। तो यहाँ पे चाइना जो है वो ऐसा बिलीव करता है कि जो
सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, उसके बाद से जो जापान है वो अमेरिका की और यहाँ पे झुका हुआ है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड। और इसके अलावा जो चाइना सी का जो पार्ट है, ईस्ट चाइना सी, तो वहाँ जापान और चाइना है वो एक आइलैंड के ऊपर दोनों क्लेम करते हैं। चाइना बोलता है हमारा आइलैंड है और वो कहता है इसका नाम शेंकाकू है और ये हमारा है, और दूसरी ओर जापान है वो कहता है कि नहीं भाई ये आइलैंड हमारा है। तो डियाओयू उसका जो आइलैंड है वो जापान कहता है कि हमारा है। और दूसरा जो इसका इश्यू है वो चाइना, तो आपको पहले से पता है कि लैंड एक्वायर करने में हमेशा ऐसा बोलता रहता है कि भाई हमारा है माने हमारा ही है। तो यहाँ पे थोड़े फिगर्स की बात करते हैं। चाइना और जापान के बीच में जो ट्रेड है वो 350 बिलियन डॉलर का है। और अगर हमारा आप देखें कि इंडिया चाइना का जो ट्रेड है, यानी कि हम चाइना के साथ जो ट्रेड करते हैं वो सिर्फ 84.44 बिलियन डॉलर यानी कि 85 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। तो हमसे तकरीबन 4.5 टाइम्स तक का जापान चाइना का ट्रेड है। और जो चाइना है उसने जापान को पीछे रखते हुए, अमेरिका तो ऑब्वियसली फर्स्ट पोजीशन पे है ट्रेड के हिसाब से, तो जापान सेकंड पे था, लेकिन उसको ओवरटेक करके चाइना ने सेकंड रैंक एक्वायर कर लिया है। और इसके अलावा जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें, ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजी प्लेयर के रूप में भी चाइना काफी उभर के आ रहा है। और यहाँ पे जो चाइना और जापान है दोनों ट्राई कर रहे हैं कि साउथ चाइना रीजन के अंदर किस तरह से अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश की जाए। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे बात होगी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, यानी कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जापान चाहता है कि चाइना नॉर्थ कोरिया को कहे कि भाई हमारे जो कंसर्न्स है, हमारे जो व्यू पॉइंट्स है, आप यहाँ पे नॉर्थ कोरिया को बताइए और हमारा जो बिजनेस है वो कोरियन पेनिनसुला के अंदर इंक्रीज करवाइए। स्पेसिफिकली नॉर्थ कोरिया के सामने हमें कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करे कि हमारी वैल्यू इंक्रीज हो और हमारे उनके साथ रिलेशंस भी बढ़े और ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साथ में हो। तो यहाँ पे एक रीजन देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ क्या है कि जिसके कारण जापान है वो अपना तो जो सेकंड रैंक था उसको खो के तीसरे रैंक पर आ गया वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से। तो क्या ऐसा पॉसिबल क्या हुआ कि भाई जापान को अमेरिका को छोड़ के चाइना की ओर झुकना पड़ा? तो वहां पे मेन रीजन ये है कि जो नंबर वन इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स, उनके जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे 60 बिलियन डॉलर्स का जो नुकसान चाइनीज प्रोडक्ट से मिला है, उसके अलावा जापान की इसके ऊपर सबसे बड़ी इम्पैक्ट बनी है। और अमेरिका ये बोलता है कि भाई हमारी जो अलाई कंट्रीज की जो टीम है उसके अंदर जापान भी एक है, लेकिन जापान ये कहता है कि आप दोस्त बोलते हो लेकिन हमारे लिए कुछ एक्टिविटीज तो करते नहीं हो, हमारे ट्रेड को भी आप रोकने की कोशिश करते हो। और जो वहां पे जो ड्यूटीज थी वो स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर पहले इसके ऊपर काफी सारी सब्सिडीज भी प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अभी वो ड्यूटीज स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर से हटा दी गई है और टैक्सेस भी उसके ऊपर बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे ट्रेड हो गया है जापान के लिए अमेरिका के अंदर मुश्किल। तो जापान ने सोचा क्यों ना चाइना के साथ हाथ मिला लिया जाए और चाइना को ही बोले कि जो साउथ चाइना रीजन है, साउथ एशियन रीजन है, वहां पे चाइना की मदद लेते हुए अपने कंट्री की इकोनॉमी को और बूस्टअप और अपलिफ्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो जापान के लीडर है उनका कहना है कि भाई नॉर्थ कोरिया के साथ हमारे जो रिलेशन है वो आप अपलिफ्ट करवाइए और डोमेस्टिकली हमारा जो इंटरनेशनल क्लोट है उसके अंदर आप हमें हेल्पफुल करें। नॉर्थ कोरिया के अंदर हम पांव रखना चाहते हैं, एंटर होना चाहते हैं। तो चाइना ने बोला है कि भाई आप जो हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव, वहां पे आप हमारा सपोर्ट करें और आप बोलिए कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जो जापान है उसने क्या किया है, न हाँ बोला है न ना बोला है। उन्होंने कहा है कि हमने एक पब्लिक प्राइवेट काउंसिल की रचना की है, जो अगर कोई फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट लेके आता है कोई भी नेशन, तो हम वो अगर फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा तो हम उसके अंदर पार्टिसिपेट जरूर करेंगे और उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन जापान ने ये नहीं बोला है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हम फेयर और ट्रांसपेरेंट मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इसलिए उन्होंने अभी बीआरआई को 100% नहीं बोल सकते कि सपोर्ट किया है कि नहीं किया है। दूसरा, अगर इकोनॉमिकली बात की जाए तो जापान के जो सपोर्ट के अंदर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स है और जो को फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां पे उन्होंने बोला है कि हम चाइना की मदद करेंगे। और चाइना का जो सपोर्ट दिया हुआ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने कहा है कि हम जापान की हेल्प
करेंगे। तो जो चाइना और जापान के जो रिलेशंस होंगे यहाँ पे टैक्टिकल और प्रोविजनल अफेयर्स की और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई है। और यहाँ पे अंत में ये चीज़ निकल के आती है कि इंडिया चाइना जैसे रिसेट हुआ है तो टेम्पररी बेनिफिट्स तो दोनों साइड्स को है, लेकिन बायलैटरल रिलेशंस अगर समस्याएं जो है वो सारी चीज़ें हल हो जाती है तो इंडिया चाइना के रिलेशंस जिस तरह से हल हो रहे हैं और हुए हैं उसके सामने जापान और चाइना के रिलेशंस भी और अच्छे हो सकते हैं। और एशिया एज अ होल का जो कॉन्सेप्ट है, जो अमेरिका को रशिया को ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज को टक्कर देने के लिए सक्षमता चाहिए, वो इसी तरह के जो बायलैटरल रिलेशंस के इंप्रूवमेंट होंगे उनसे पॉसिबल है। तो इस आर्टिकल के अंदर इतना ही। तो ये है वोकेबलरीज जो आपकी राइटिंग स्किल्स को एनहांस कर सकती है। आप यहाँ पे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये आपकी राइटिंग स्किल को एनहांस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के अंदर वो हमें क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर आप दीजिए, और इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बोलिए कि बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन उनको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।